Assalamu alaikum. I'm Suhaira Sajid, fashion designer, cosmetologist and host and welcome to PNY Trainings Facebook live show. आज फिर आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ नए गेस्ट के साथ बट बाकायदा प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि एज यूजुअल PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन करवाती जाऊं। तो PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर दीज एंटिटीज PNY Trainings, PNY Pink and PNY Advertising. So PNY Trainings is Pakistan's best IT training institute and PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration and you can register yourself in digital media marketing, web development, art and designs, media production, cybersecurity and networking, accounts, kits and many more. Then PNY Advertising, it is digital marketing agency which provide digital marketing and other services to businesses so you can advertise your business and services as well by taking help of PNY Advertising. Then है PNY Pink, मेरी फेवरेट सब गर्ल्स की मोस्ट फेवरेट और एज यूजुअल पिंक से पता चल जाता है कि समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स एंड फीमेल्स. सो PNY Pink इज डीलिंग इन डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू सेल्फ ग्रूमिंग एंड मेकअप. तो इस तरह से PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही हैं. द विजन इज टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस इन मार्केट. जी, तो अब चलते हैं आज के हमारे प्रोग्राम की तरफ. हमारे जो प्रोग्राम का आज का टॉपिक है वो है सोशल बैरियर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज. तो इसके लिए ऑब्वियसली वही पर्सन बेटर इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो खुद इस चीज से गुजर रहे हैं. तो हमने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, फाउंडर है एम्पावर वेलफेयर फाउंडेशन की. तो वेलकम करते हैं हमारी सुपर गर्ल सना अयूब को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सना कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. माशाल्लाह. हमें बहुत इंतजार था. आज जो मॉर्निंग से जब भी मैंने पोस्ट भी किया है सब बहुत वेट कर रहे थे कि कब सना आए और हम सना से बातें करें. बातें एज यूजुअल बहुत ज्यादा हैं जो कि 1 आवर में हम कवर तो नहीं कर सकेंगे बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर तरह से इसको कवर कर सके. मैं आप सब देखने वालों को ये बताते चलूं कि जो सना यहाँ पे हमें नजर आ रही है ये क्या क्या जो है अपने जो गोल्स अचीव कर चुकी हैं और यहाँ पे जो आज आपके सामने हैं किन किन अचीवमेंट्स के बाद हैं. तो सना आपसे हम उस बारे में भी बात करेंगे, आपकी जो क्वालिफिकेशन बाकी सब चीजें भी हमारे पास है. पर हम ये चाहेंगे कि मुझे तो सब रोज सुनते हैं, मैं कब बोलूं, हम आपके मुंह से ज्यादा सुने. सबसे पहले बताइए सना के आपकी जो एक डिसएबिलिटी है इसके बारे में बताइए कि बेसिकली क्या है और आप इसको कब से फेस कर रहे हैं. मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. एज सच ये डिसेबिलिटी बाय बर्थ थी क्योंकि जेनेटिक इशू था. पेरेंट्स की एज सच कजन मैरिज थी. तो उसके बाद ये था कि माशाल्लाह यानी कि सारे बहन भाई नॉर्मल थे लेकिन मैं और मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर के साथ ये इशू हुआ. तो ये था कि बाय बर्थ यानी कि बिल्कुल ठीक थे, चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसेबिलिटी जो है ना शो होना शुरू होगी. एक्चुअली इसमें ये होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि आहिस्ता बाय जो है वो एज आपके मसल्स वीक होते चले जाते हैं बॉडी के. तो सबसे पहले तो आपकी लेग्स जो है वो वीक होती हैं, फिर आर्म्स पे और आपके थाई वगैरह पे भी वो वीक होना शुरू हो जाती हैं. तो उसके साथ साथ ये था कि पेरेंट्स की काफी स्ट्रगल रही कि जो है वो कि किस वजह से ये हो रहे हैं, मसाइल क्या है वजह. लेकिन डॉक्टर्स मोस्टली यही कहते थे जेनेटिक इशू की बेस पे, कजन मैरिज की वजह से ये मसला हुआ है. लेकिन ये था कि पेरेंट्स की वही कोशिश कि क्या डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं, हकीमों के पास लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए तो वो चीज बहुत ज्यादा जो थी ना काफी उस एज में जब एक होती है ना कि आपको होश आती है, जब अपने बारे में आप सोचते हैं या आप दूसरे पर्सन को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं दौड़ते भागते हुए, तो ये चीज काफी फील होती है. लेकिन ये था कि पेरेंट्स का माइंड काफी पॉजिटिव था कि अच्छा ठीक है डिसेबिलिटी हो गई है लेकिन इस चैलेंज को किस तरीके से आप बच्चों में फेस करने की उनके अंदर एक एबिलिटी पैदा करनी है. तो उस हवाले से माशाल्लाह मेरे फादर का बहुत हाथ है, मेरे सिस्टर के और ब्रदर के. उन्होंने कभी इस चीज को नहीं किया निगलेक्ट कि कोई रखा हो कि अच्छा ये नॉन डिसेबल बच्चों में या हम जो है वो डिसेबल बच्चों में, ये चीज कभी नहीं उन्होंने रखी थी. एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया. फिर उसके साथ साथ ये चीज थी कि वो देखते थे कि अच्छा कहाँ
इनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है लाइफ में, तो उस चीज को किस तरीके से हैंडल किया जाए कि उनकी लाइफ इजी हो जाए। तो इस मामले में माशाल्लाह लकी रही बहुत ज्यादा। और अब आपके सामने जो नजर आती हूँ उनकी दुआएं माशाल्लाह और आप तो, मैंने सना का नाम रखा हुआ है सुपर गर्ल, बिकॉज ये जिस तरह से स्टैंड कर कर क्या क्या काम करी वो सब भी अभी आपको बताती है। सना, आपकी आवाज सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ओके। अच्छा, अगर पॉसिबल है आपके पास, अगर एक्सेस में हैंड फ्रीज हैं तो वो यूज करने की तो आई थिंक बेटर हो जाएगा। हैंड अभी मेरे पास नहीं है नहीं। अगर एक्सेस में है तो ठीक है, अदरवाइज मैं चाह रही हूँ कि सब जो सुन रहे हैं, अगर मुझ तक आवाज का कुछ थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो पहले ठीक था जब हम जूम से कनेक्टेड थे, जब मैंने अच्छा लाइव किया है ठीक तो है। उसके बाद थोड़ा सा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि कोई हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बात मिस ना करें और बड़े अच्छे से सही सुन। सही। थोड़ा सा अच्छा, भी मैं लगा सकती हूँ वॉइस अपनी ना। ठीक है, बिल में वो थोड़ा सा वो हो जाता है, कभी लेवल अप कभी डाउन ऐसे होता है। हम्म। अच्छा, अब सना, हम बात करते हैं आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, जो मेरे पास है, सना की लिस्ट भी है सारी। और मैं चाहूंगी कि सब जो हमारे दिखने वाले हैं उनको पता हो कि सना जो बेसिकली, जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो एमबीए टेक्सटाइल एंड फैशन एंड मास्टर इन हम्म। स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन मींस जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए। जी ऐसे ही होता है। ठीक है। अ, ये था कि एमबीए टेक्सटाइल फैशन मेरा ख्वाब था, और ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था, जो जिसमें मेरे फादर का और मेरी सिस्टर का बहुत ज्यादा हाथ है। बिकॉज आपको पता है कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचना और उसके बाद उन चीजों को हैंडल करना काफी हम्म। डिफिकल्ट होता है। मेरे साथ हम्म। मसल्स का भी ज्यादा मसला है। तो उसमें ये था कि मैं यानी कि अगर मैंने कोई चीज प्रोजेक्ट बनाना होता था तो हम्म। उसमें माशाल्लाह मेरी सारी फैमिली इन्वॉल्व किसी न किसी तरीके से होती थी, और हम्म। वर्किंग मेरी अपनी होती थी। मेरा होता था कि मैंने इसको किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से इसका लेआउट बनाना है, किस तरीके हम्म। से अपने प्रोजेक्ट को मैंने अपना इस तरीके से बनाना है कि वो सबसे डिफरेंट लगे। तो ये हम्म। चीज थी कि आई थिंक सना की तरफ से कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है जिसकी वजह से, जी सना की तरफ से कोई आई थिंक नेटवर्क का इशू हुआ है जिसकी वजह से वो ड्रॉप होगी उनकी लाइन। तो हम अगेन कांटेक्ट करते हैं उनसे और अगेन उनको लाइन पे लाते हैं। पाकिस्तान है, सर्विस में इशू हो जाता है। हम जस्ट 1 मिनट में अगेन सना को यहाँ पे लेते हैं लाइन पे।
और वीडियो में वीडियो करता हूँ। जी जी बिल्कुल। सॉरी, नेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए कोई इशू नहीं है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब ठीक है, कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं हो रहा? अब नहीं है, अब मैंने इसको वाईफाई से थ्रू किया है, मोबाइल के थ्रू ना। अच्छा ठीक है, ओके है। हम परेशान हो गए कि क्या हो गया इशू जो है सना के साथ। मुझे लगा मे बी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका कुछ इशू हुआ। जी इसी चले ठीक है, आप इजी हैं? जी जी चले ठीक है, वेलकम बैक अगेन। हम आपको अगेन वेलकम करते हैं। कोई बात नहीं, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, वही तो डील करने होते हैं हमने साथ साथ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा हम सना वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने पहले अपनी स्टडीज की, देन आप जॉब कर रही हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जी। एडमिन मैं डिपार्टमेंट। पंजाब ऐसे ही सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मेरा, और मैं एडमिन डिपार्टमेंट में होती आप हूँ। डेली जॉब पे कैसे आप जाती हैं? आपके साथ कुछ वो आपके अटेंडेंट होते हैं, आप किस तरह से मैनेज करती हैं? एक्चुअली घर में तो मैं अभी अटेंडेंट ही अपने आप को मैनेज करती हूँ, बिकॉज मेरी डिसेबिलिटी काफ़ी सीवियर है, तो मुझे डेली रूटीन की वर्किंग के लिए ना मुझे अटेंडेंट रिक्वायर्ड होता है। तो इसके साथ ये होता है कि मैं अपनी ट्रैवलिंग को इजी इसीलिए बनाया हुआ है कि मेरी शिफ्टिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो मैं एज अ कैरी डब्बा यूज करती हूँ, उसके साथ रैंप लगा के व्हील चेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर समेत मैं अपनी गाड़ी में चली जाती हूँ, और अच्छा। उसी रैंप के थ्रू जो है वो ऑफिस में इसी के थ्रू शिफ्ट होती हूँ। ये होता है कि मुझे फिर इसमें एज अटेंडेंट किसी को हायर नहीं करना पड़ता, मैं इंडिपेंडेंटली जो है ना अपने आप मूवमेंट जो है वो रखती हूँ, अपनी मोबिलिटी। तो इस हवाले से जो है ये सोच एक्चुअली मुझे खुद से ही अपनी क्रिएट करनी पड़ी, बिकॉज ये था कि हमारे, आपको पता है कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है स्पेशल पर्सन के बिल्कुल लिए ना, बिल्कुल ये बिल्कुल। उसको एक एक्सेसिबल मूवमेंट दी जाए, मोबिलिटी दी जाए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हल किए जाए। तो एज अ स्पेशल पर्सन भी हमें खुद से अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, ताकि हम अपना जो एक कह लेना, जो हमें एक लोग समझते हैं कि अच्छा हम बोझ हैं, तो हम अपने उस बोझ को खुद से हैंडल करें। तो ये सोच मैंने खुद से अपनी की कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, कि मैं ज्यादा इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आप इसको प्रैक्टिकली बड़े अच्छे से करेंगे। अच्छा सना मुझे बताइए कि आपने जब पहली बार आप जब बड़ी हो रही थी, वो क्या मोमेंट था आपने जब फील किया कि समथिंग डिफरेंट? और आप कभी ऐसा भी तो होता है कि जब हमारी सोसाइटी इस तरह से है कि पॉइंट आउट किया जाता है, और बजाय इसके कि स्पोर्टिव हो पॉइंट आउट ज्यादा किया जाता है कि अच्छा ये ऐसा समथिंग डिफरेंट है। आपने सोसाइटी का बिहेवियर क्या देखा? क्या स्पोर्टिंग ज्यादा है या इस तरह से पॉइंट आउट करने वाला ज्यादा है? सोसाइटी का जो बिहेवियर है ना मोस्टली सिंपैथेटिक ज्यादा होता है, कि वो लोग समझते हैं कि अच्छा अब इनके साथ इतने मसाइल हैं, ये लोग अपनी जिंदगी एक खुद तरसी के साथ गुजारेंगे। तो ये इस चीज को काफी जो है ना वो चीज देखी, लेकिन ये भी देखा कि जो लोग हमारे साथ लाइफ स्पेंड करते हैं ना, जैसे मेरी फ्रेंड्स थी, मेरे टीचर्स थे, जब वो मुझे देखते थे ना कि अच्छा इसमें करेज है कुछ करने की या कुछ करना चाहती है लाइफ में, और ये अपनी लाइफ इस तरीके से नहीं गुजार सकती जो कि हम सोचते हैं कि हम इस पे तर्ज खाएंगे और दिस दैट दिस, तो वो जो थे ना वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे कि नहीं, अगर आप के साथ हो गया है या अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की एक कह लेंगे रजा है, ठीक है ना, और उस पे राजी होना एज अ मुस्लिम हम पे मैं समझती हूँ कि फर्ज था। तो अगर उसने दी है तो उसने पता नहीं क्या सोच के दी होगी, शायद इसलिए सोच के दी होगी कि आगे और लोगों के लिए मैं रास्ते बनाऊंगी। तो इस पॉजिटिविटी के साथ मैंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया। जो लोग तरस खाते थे उनको मैंने प्रूव किया कि नहीं, आपने मेरे पे तरस नहीं खाना, मैं वैसे ही इंसान हूँ जैसे कि आप हैं इंसान। अगर मैं चल नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं अपने जो टायर्स हैं, ये मेरे जो है ना लेग्स हैं, मैंने इन पे अपने जो है वो चल के अपने मकसद को हासिल करना है। तो ये प्रूव करके दिखाना पड़ा, और इसके लिए कुछ स्ट्रगल नहीं, बहुत सी स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा। अपने चेहरे नो पे डाउट। स्माइल रखना, अपने चेहरे पे
एक पॉजिटिव रखना, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, ये इसके लिए बहुत स्ट्रगल जो है ना वो होती है। नो और डाउट, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। पर सना, आपने ना सिर्फ खुद को स्टैंड किया, आपने फिर जो है एक अपना एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जो कि बाकी ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की हेल्प कर सके। आपने जो है वेलफेयर फाउंडेशन बनाई, आपने इसका नाम आपने क्या मेंशन किया, फाउंडर ऑफ एम्पावर एम्पावर। वेलफेयर फाउंडेशन फॉर द यूथ एंड पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो आपने जो है ये कब सोचा कि मैं इस हद तक जो है जो बाकी सब उनके लिए भी सपोर्टिव। सही, इसका सच ये था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने और मेरी सिस्टर सायरा ने हमने काम किया। तो ये चीज थी कि हर इंसान के ना अपनी एक थॉट होती है जिसके मुताबिक वो वर्किंग कर रहा होता है। तो ऐसा मेरी और सायरा की डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इसके अलावा ये काफी सीवियर डिसेबिलिटी है, और इसमें आपको मुख्तलिफ जो है ना चीजों को मुख्तलिफ पहलुओं के साथ जो है ना वो देखना पड़ता है कि आपने अपनी लाइफ किस तरीके से मैनेज करनी। तो फिर यही चीज सोची कि क्यों ना हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि घरों में अपनी माजूरी के साथ जो है ना बहुत ज्यादा बाउंड हुई हैं। जैसे हम एम्पावर हुए हैं, क्यों ना उन फीमेल्स को, उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करें अपनी सोच के साथ, ताकि वो लोग भी जिस तरीके से हम वर्किंग कर रहे हैं उस तरीके से वो लोग भी वर्किंग करें, अपने आप को फाइनेंशियल एम्पावर करें, अपने आप को जो है वो। अब हमारे यहाँ एक सिनेरियो बहुत ज्यादा है कि वुमेन की हेल्थ के ऊपर कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी जाती। तो और जब एज अ वुमेन विद डिसेबिलिटीज हो जाती हैं तो इस चीज को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाता है कि अच्छा आप अपनी हेल्थ के ऊपर इतनी उस तरीके से इंटेंशंस नहीं देते जिस तरीके से एक आम खातून दे रही होती है। तो हवाले से भी वर्किंग की। अच्छा, मुझे ये बताएं सना कि आप, हमारे इस सेशन का मकसद ये है कि सब लोग वो बातें जान सकें जो कि अभी तक किसी की सोच भी वहां तक नहीं जा रही और जो कि आप फेस कर रहे हैं। अभी आपने बात की कि जो विमेन हेल्थ है उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता, जबकि नॉर्मली भी विमेन हेल्थ पे इतना फोकस नहीं होता। और जब आपकी इस तरह कोई सीवियर डिसेबिलिटी है तो कौन से प्रॉब्लम है जो आप फेस करती हैं, हमें पॉइंट आउट करें कि ये प्रॉब्लम जो है आप फेस करती हैं, और फिर उसका आपको सोल्यूशन किस सही हद तक मिलता है या नहीं मिलता। ऐसे जो एज अ वुमेन में डिसेबिलिटीज है ना, उनके साथ हाइजेनिकल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी तरफ जो है ना रुझान वो बहुत कम होता है कि हमने अपने आप को किस तरीके से हाइजेनिक रखना है, किस तरीके से हमने अपनी जो है ना अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। बिकॉज सारा दिन व्हील चेयर पर रहने के बाद आपकी जो है ना लेग स्वेलिंग्स हो जाती हैं, और खास तौर पे आपके हेडिक जो है ना इश्यूज वो बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, स्टमक इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। क्यों? बिकॉज हम सारा दिन, हमारी सिटिंग पोजीशन होती है, हमारी सारा जो बॉडी का प्रेशर होता है ना हमारी स्टमक के ऊपर और किडनीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो हो रहा होता है। तो जब हम वुमेन विद डिसेबिलिटी से इस सिलसिले में बातचीत करते हैं तो वो यही कहती हैं कि हम लोग क्या करें, किस चीज को हम करें कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो एक डिस्कशन में हम लोग एक बैठे हुए थे लेडी डॉक्टर के साथ, तो वो कहते हैं योगा आपके लिए बहुत बेस्ट है। योगा एक ऐसी जो है वो हेल्थ आपको टिप्स प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी बॉडी की भी इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, बिकॉज इसमें ज्यादातर आपका ब्रीथिंग का होता है, और ब्रीथिंग एक ऐसी एक्सरसाइजेज या ऐसी एक चीज है जिससे आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम लोगों ने ये एक एक्टिविटी करवाई तो उस एक्टिविटी का हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। पर्सन विद डिसेबिलिटी से मेल भी थे उसमें, फीमेल्स भी थी। तो हमें बहुत अच्छा एक फीडबैक मिला कि उन्होंने कहा कि हमें इस पे फोकस नहीं किया जाता हमारी हेल्थ के ऊपर, हमें व्हील चेयर्स दे दी जाएंगी या हम हमारे लिए गेट टुगेदर्स रख दी जाएंगी, लेकिन हमें इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं। और आपका एक नया यानी कि आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया और इसको आगे लेके चले, तो बहुत अच्छा जो है वो हमें फीडबैक भी मिला। तो बल्कि मैं तो आप भी माशाल्लाह एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जो है वो है, तो मैं तो ये कहूंगी कि आप एज सच वुमेन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से
सेशंस करवाएं हेल्थ के और इस बिल्कुल, तरीके से। मैं जो हूँ आपने बस गाइड करना है कि जरूरत किस बात की है, मैं हाजिर। और जिस किस्म की भी सेशन सना कहेंगे, मैं यहाँ अनाउंस कर रही हूँ सबके सामने कि एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट और जिस हद तक भी मैं हाजिर हूँ सबके लिए, अपनी सब बहनों के लिए। तो सना ने बस बताना है कि ये करना है, इस सेशन की जरूरत है, और उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ऑलवेज मैं सबके सामने एक वादा कर रही हूँ। नहीं, आपने मुझसे कल भी वादा किया था। कल भी वादा किया था, वो ये जो वो तो था कि बस मैं और आप थी। आज मैं सबके सामने ये वादा कर रही हूँ, और बहुत जल्द बिल्कुल ये एक हमारी जिम्मेदारी है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें जिस्मानी तौर पे, और दूसरी बात ये है सना, कोई भी इंसान किसी भी वक्त इस हाल पे पहुंच सकता है, व्हीलचेयर पे। कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं इतने, या कोई पता नहीं होता, बीमारी का पता नहीं होता। तो हम जब तक हमारे पास हाथ पांव सलामत है, हम पे जिम्मेदारी है ये, हमने मिलके सबको साथ लेके चलना है। आपकी बातों से और आपकी जहाँ पे आज आप माशाल्लाह से हैं, इतनी वेल एजुकेटेड, और जिस तरह से काम कर रही है, तो पता चलता है कि आपकी जो फैमिली हैं, आपके टीचर्स हैं, वो कितना सपोर्टिव रहे होंगे आपके साथ, तभी आप वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर गई यहाँ पे। जब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो एजुकेशन का पार्ट है, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जॉब करना, या कोई ऐसा अपना फ्रीलांसिंग सर्विसेज करना। वो आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या आपको इजीली जॉब मिल गई थी, या फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ी? वो अपना बताइए, जरा एक्सपीरियंस बताइए। ये था कि जब मैंने अपना एमबीए टेक्सटाइल एंड फैशन कंप्लीट किया था, तो इसके लिए मुझे जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। फिर मैंने अपना एक सीवी फॉरवर्ड किया था टेक्सटाइल यूनिट है, डेनिम टेक्सटाइल यूनिट SR9 में। वहाँ से बाय चांस जो था वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और बाय लकी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो बाहर से स्टडीज कर आए थे, जो एडमिन डिपार्टमेंट के थे, मैनेजर थे। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझसे मेरा जस्ट सीवी देखा, और उसके बाद उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे, आपको अपनी जो है वो जॉब स्टार्टिंग के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैं बड़ा हैरान हुई, मैंने कहा इन्होंने ये नहीं मुझसे सवाल किया, अच्छा तुम आओगी कैसे, अच्छा तुम काम कैसे करोगी। मैं काफी शॉक थी इस मामले में कि इन्होंने जस्ट मुझसे ये क्वेश्चन क्यों किया कि अच्छा आपको क्या क्या चीजें अपनी डिसेबिलिटी के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने कहा सर एक्चुअली मैं से डिसेबल हूँ, तो मैं अपनी शिफ्टिंग नहीं कर सकती। इसके अलावा मेरा ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है, बिकॉज मैं ट्रैवल जो है एक आम जो है वो गाड़ी में करने के लिए मुझे अटेंडेंट रिक्वायर्ड होती हैं। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, अच्छा चलें आप जब जॉब के लिए आएंगी वहां पर आपको क्या रिक्वायरमेंट होंगी। मैंने कहा सर अगर तो वहां पे स्टेयर्स होंगी तो मुझे एज सच व्हील चेयर यूजर हूँ तो मुझे रैम्प चाहिए होगा, और इसके अलावा ज़ाहिर है मैंने सारा 9 to 5 जो है वो जॉब करनी है, तो वहाँ पे मुझे वॉशरूम के लिए एज अटेंडेंट रिक्वायर्ड होंगी। उन्होंने कहा इट्स ओके, ठीक है, आप नेक्स्ट डे आ जाएं, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं घर आई, मैंने अपने फादर से जिक्र किया कि उन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन इस हवाले से नहीं किया, ना मेरी डिसेबिलिटी के हवाले से। उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन फिर नेक्स्ट डे उनकी मैनेजमेंट की कॉल आई, उन्होंने घर का एड्रेस पूछा और गाड़ी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन थी उनकी अलाउड थी, उन्होंने गाड़ी भेजी और गई। तो वो जब मैं गई ना, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है वो बाहर ही खड़े हुए थे। तो उन्होंने फौरन एक वहाँ पे फीमेल्स काम करती थी सिक्योरिटी गार्ड, उनको बुलाया, उन्होंने कहा इनको शिफ्ट करें गाड़ी से। तो वो बाकायदा खड़े रहे, ठीक है। तो मैं काफी वो हुई, मैं फिर जब मैं अंदर गई ऑफिस में, उन्होंने सारा ऐसे वो स्टार्टिंग में आपको एक वेलकम देते हैं, वो सारी उन्होंने दी। और फिर 1 वीक के अंदर अंदर जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट था वहां पे उन्होंने रैम्प भी बना के दिया, और इसके अलावा जो टेबल्स की रिक्वायरमेंट थी वो भी मेरी पूरी की कि किस तरीके से जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए टेबल की, अच्छा ये व्हील चेयर यूज करती हैं, चेयर नहीं यूज करती, सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो माइंड मैं उनका देख रही थी कि माशाल्लाह बाहर से वो पढ़कर आए हुए थे, काफी एक माइंड ब्लोइंग पर्सन थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे किसी जगह पे डिस्करेज नहीं किया मेरे मामलात को, हर जगह पे उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ मेरे मामलात को हैंडल किया, और बल्कि वहाँ की मैनेजमेंट भी इस चीज को बहुत ज्यादा जो थी वो ऑब्लाइज कर रही थी कि हमारे, क्योंकि मैं
व्हील चेयर यूजर वो कह रहे थे कि आप फर्स्ट पर्सन हैं जो कि यहाँ पर जॉब करने आई हैं। फिरोजपुर रोड पे था ये ना, जो है इनका यूनिट था। यहाँ पे इस किस्म के पर्सन आते ही नहीं है। तो मैं उनको अब उस वक्त तो है जो है वो इतनी सोच नहीं थी कि उनको कहती, लेकिन जब मैं वहां से जॉब करके निकली तो मैं उनको ये कहती थी कि अगर आप फैसिलिटीज देंगे तो ऐसे ये होगा कि लोग स्पेशल पर्सन आएंगे आपके पास। माशाल्लाह काफी कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट की जाती। और सबसे बढ़कर ये है कि जो कोटा सिस्टम है, जहां तक वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम लागू हो रहा होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, वहां पर उनको फोकस तो दिया ही नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं बात करना चाहूंगी कि जो है ये चीज जो है ना ऑडिटेबल होनी चाहिए कि कितने परसेंट कोटे को फुलफिल किया जा रहा है स्पेशल पर्सन के लिए, और किस डिसेबिलिटीज को रखा जा रहा है। बिकॉज जो व्हील चेयर यूजर पर्सन है ना, उनको बहुत कम प्रेफर दी जाती है, इस वजह से कि उनका दो मेन बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होती है उनकी मोबिलिटी का इशू, और एक होता है एक्सेसिबिलिटीज का इशू। तो इस तरफ रुझान जो है ना वो अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होना शुरू हो गया है, लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो तब बहुत कम था। और लेकिन ये था कि अपनी इनकरेजमेंट की वजह से, अपनी एफर्ट्स की वजह से उन लोगों को करके दिखाया कि नहीं, जो हम जो कर रहे हैं हम उसी लेवल के पर्सन के साथ कर रहे हैं जो हमारे साथ बैठा हुआ है, अपनी एफर्ट्स के साथ। अपने अगर हमारे हाथ इतने काम नहीं कर सकते तो हमारा माइंड इस हद तक है कि हम अपने आइडियाज डेवलप करके वर्किंग कर सकते हैं। तो और माशाल्लाह ये कितनी अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिकली इसको करके दिखाया। और ये तो आजकल तो जो वर्क का मोड इतना डिजिटल हो चुका है, इसमें तो आई थिंक वो फिजिकल किसी भी ऐसी डिसेबिलिटी की कोई कमी की बात करना आई थिंक ये भी पागलपन होगा, अहमकाना बात होगी अगर कोई स्टिल इन चीजों को सोचे या समझे। क्योंकि नॉर्मली भी पर्सन देखें वो इसी तरह से तो काम कर रहे हैं, माइंड की गेम है, सोच विजन कितना है। अच्छा, अभी मैं आप बात कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या आप तो इस मामले में लकी हुई कि चलो आपको इस तरह से मिली। क्या आप समझती हैं कि जितने भी पर्सन बाकी भी हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनको इसी तरह से ट्रीट करके जॉब्स दी जाती हैं, काम, या फिर ये कितने परसेंटेज में अगर हम कहें तो कितने परसेंट जो है वो लोगों को जॉब मिल रही है इजीली? नहीं, आजकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है। जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को मैं भी जानती हूँ ना, एक चीज ये भी है कि हम कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऐसे हैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं लाइफ के साथ, क्योंकि मुश्किलात हैं, लेकिन उनको हैंडल किस तरीके से करना है अपने सिनेरियो में रहते हुए, ये आपके ऊपर खुद से डिपेंड करता है। और जितनी मैं भी ट्रेनिंग्स वगैरह देती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना देखा करो आपका सिनेरियो क्या, आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। अब आपके हाथ में मोबाइल है, मैं कहती हूँ मोबाइल एक ऐसा बॉम्ब है ना कि आप इससे पॉजिटिविटी भी ले सकते हैं, इससे नेगेटिविटी भी ले सकते हैं। तो क्यों ना हम इससे एक पॉजिटिविटी लें, इसको अपने जो है वो अपना जो है वो थ्रू अपने जो है वो इनकम बनाएं इसको। तो जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें, अगर आपके सोर्सेज नहीं है तो आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं कहती हूँ ना, अगर आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें उन्हीं पैसों में जो आपके पास हैं, उनमें अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत देना शुरू कर देगा। लेकिन ये भी चीज है कि अपनी एफर्ट्स को ना छोड़ें। आप ये चीज आप कहें कि अच्छा मैं नहीं निकल सकता या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दैट इज एनफ। अल्लाह ताला ने खुद ब खुद आप अगर अच्छा सोचेंगे ना, तो मैं ये चीज लिख के दे सकती हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बनाता चला जाएगा। आपको मालूम भी नहीं होता कि आप जो है वो कैसे जो है वो कर सकती हैं, आप कैसे अपनी एफर्ट्स को यूटिलाइज कर सकती हैं, बिल्कुल आपको एकदम से भी बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बेशक, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, एक ये भी डिसहार्ट होने की वजह हो सकती है कि देखिए आपको तो ड्यूरिंग एजुकेशन आपके फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, सपोर्टिव रहे। अगर किसी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन नहीं है या उनकी सिचुएशन ऐसे है, क्योंकि देखें एजुकेशन के लिए भी जो है फंड्स चाहिए, फी पे करना होती है, देन कितना मुश्किल होता है आना जाना, मूव करना,
क्योंकि एक पर्सन के लिए जैसे वही है, अगर स्वेयर डिसेबिलिटी है तो साथ में अटेंडेंट का होना भी जरूरी है। देन आपका जो सारा प्रोसेस, अगर किसी के पेरेंट्स इस तरह से नहीं कर पाते तो जॉब करना या कोई वर्किंग करना तो बाद का स्टेप आता है, पहले एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। इस हवाले से क्या कहेंगी आप? इस हवाले से ये कहूंगी कि कुछ पेरेंट्स के साथ हम लोग भी काउंसलिंग सेशंस करते हैं, तो वाकई ऐसी बात है कि वो लोग ये समझते हैं अच्छा माजूरी होगी तो इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता या ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहां पर आकर ना समटाइम हम लोग भी बिल्कुल वो कहते हैं ना जीरो हो जाते हैं कि अच्छा वालिदैन इस हद तक नेगेटिव हो चुके हुए होते हैं कि जब मैं ये चीज देखती हूँ कि अगर वालिदैन नेगेटिव है ना तो बच्चे के अंदर खुद ब खुद नेगेटिविटी आती चली जाती है। वो भी सोचना शुरू कर देता है अच्छा मैं वाकई ही नहीं कुछ कर सकता। तो अगर पेरेंट्स पॉजिटिव है ना कि हाँ ठीक है, अगर ये डिसेबिलिटी होगी है इसको किस तरीके से हमने अपने ही इसमें रहते हुए किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है। और वाकई सीरियसली मिस सुहेरा, मैं आपको सही बात कहूँ, हम लोग तो कहते हैं ना कि अच्छा जो है वो विलेजेस में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, सिटीज में भी इसी तरीके से कुछ हैं। कुछ फैमिलीज को हम मिलते हैं तो वाकई हमें हैरत होती है कि शहर में रहते हुए आप लोग इतनी अपनी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि अच्छा बच्चे के साथ माजूरी हो गई तो जिंदगी ही खत्म होगी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम उन्हें समझाते हैं कि जैसे देखिए हम अपनी लाइफ इतनी सीवियर डिसेबिलिटी के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो आप भी इसको अगर जो है वो मैनेज करना चाहें अपने बच्चे की लाइफ तो आप भी मैनेज कर सकते हैं। सबसे जो एक चीज है ना, सबसे पहले बच्चे की मेंटल सेटिंग करना होती है कि अच्छा आपके साथ बेटा ये हो गया है, आपने इसके साथ अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है, अपनी स्टडीज को किस तरीके से फोकस करना है। अब हर इंसान के पास मोबाइल है, मैं कहती हूँ मोबाइल आप स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपने कोई लर्निंग करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट लर्निंग है, तो उसको अच्छे पॉजिटिव वे में यूज करें, अच्छे पॉजिटिव वे में करें तो कामयाबी आपके इंशाल्लाह कदम चुमती है, कामयाबी आपके पास खुद ब खुद आती है। आप इस चीज को अगर साथ लेके चलें तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सना, मुझे ये भी बताइए, हम क्योंकि चाहते हैं कि सिर्फ बात ही ना करें, हम किसी ना किसी सोल्यूशन पे भी आए ताकि हमें भी पता चले कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और समटाइम तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो इन पर्सन्स में नहीं है जो कि किसी ना किसी ऐसी डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, जो कि सराउंडिंग में लोग हैं जो सोसाइटी का पार्ट हैं और फिजिकली फिट हैं, वो जब इतना एहसास दिलाते हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम उस साइड पे है ज्यादा, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं करते। आपकी बात से मुझे बात पता चली कि अगर कोई पर्सन है उसको पेरेंट्स की तरफ से इनकरेज नहीं किया जा रहा और वहां से एक ऐसी वाइब दी जा रही है तो वहीं से मोरल डाउन हो जाता है उस पर्सन का कि हम, हाँ हमारी तो डिसेबिलिटी इतनी होगी, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सोसाइटी का। अभी ये देखिए, जैसे अभी आप बता रही थी अपना एक्सपीरियंस जॉब का, कि आप जब जॉब के लिए गई हैं तो वहां पे उन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया है तो आपकी जो एक सलाहियत है, आपकी एबिलिटी है, वो सामने आई है। अगर इसी जगह पे कोई रॉन्ग पर्सन होते और आपको डिस्करेज कर देते या वो सोचते कि ये इस तरह तो मेरी जो है कंपनी नहीं चलने वाली, तो आप के लिए, उनके लिए तो एक बात होती, सिर्फ आप शायद दोबारा से ओवरकम ना कर सकती इस चीज पे कि अच्छा यहाँ से मुझे रिजेक्शन फेस हुई है तो अब हिम्मत ही नहीं बन पा रही दोबारा कहीं पे और इस तरह जाने की, ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो आप सोसाइटी का कितना रोल समझती हैं कि जो सोसाइटी इस तरह ट्रीट करती है उसके ऐसे ट्रीट ना करने से कितनी बेटरमेंट हो सकती है, और जब इस तरह ट्रीट किया जा रहा है तो कितना लॉस में जा रहा है सब? यहाँ पे मैं यही बात करना चाहूंगी, अगर स्पेशल पर्सन अपने राइट्स के हवाले से अवेयर है ना, तो वो सोसाइटी में काफी पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं, और मैं लेकर आई क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ, मैं लेकर आई। मुझे जब पता चला कि हाँ मेरे ये राइट्स हैं और ये मेरे बेसिक राइट्स हैं, तो मैं अब जहाँ पे भी जाती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हूँ, मैं बात करती हूँ उस हवाले से कि देखिए अगर कहीं पे स्टेयर्स बनी हुई है, ठीक है, जिस तरीके से आप चढ़कर जा रहे हैं, अगर यहाँ से स्टेयर्स हटा ली जाए तो यू आर अ डिसेबल, ठीक है ना।
तो इससे इसी सोच को आप अगर मेरे हवाले से सोचें कि यहाँ पे स्टेयर्स बनी नहीं है, यहाँ पे रैंप होना चाहिए, ठीक है, अगर रैंप नहीं है तो आप वहां पे लिफ्ट भी लगवा सकते हैं। तो वो चीज मैंने उनको अवेयर करनी है, ये मेरी ड्यूटी ये है। तो मैं भी कहना चाहूंगी। देखिए, इतना टाइम हो गया है सब देखने वालों को, मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि कितनी बार हमने एक्सपीरियंस किया है सना, या हम लोग साथ भी होते हैं सना। एक बार याद है हम लोग कितने कैफेस देखते रहे कि कहाँ पे बैठ के हम सिटिंग करें, क्या, और कहीं पे भी रैंप नहीं थे, और कितना अफसोस हुआ देख के। और आप सबको तो होगा ही, जो इन लोगों के साथ, फिर जब मुझे अफसोस होता है कि ये क्या सिस्टम है। और कई बार कई चीजें ऐसी मैंने डन करके कैंसिल की बिकॉज एक्सेस वहां पे नहीं है व्हीलचेयर्स की, कोई रैंप नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, और स्टेयर्स के साथ वहां पे। तो सबसे सना तो करेंगी ही, मैं रिक्वेस्ट सबसे करती हूँ कि प्लीज हमारी सोसाइटी के जिस पार्ट की तरफ भी आप नजर रखा करें, जब स्टेयर्स बनाते हैं तो आप रैंप्स क्यों नहीं बनाते, वहां इतनी ज्यादा मेहनत तो नहीं लगती। तो जरूर ये चीज ऐड रखें। ऐसे ही है, वही बात है कि हमने अपने आप को खुद से बताना है, लोगों को खुद से बताना है कि हाँ ये हमारा राइट है, आप इसको बनाएं। जैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे आप खुश हैं वैसे हम भी खुश हों, हमारी भी लाइफ इसी तरीके से सेटल हो जिस तरीके से आपकी लाइफ है। तो ये चीज सना आपको खुद मुझे से बताइए कि गवर्नमेंट का कितना रोल है इसमें, और कितनी जिम्मेदारी है, और कितना पार्ट वो प्ले नहीं कर रहे हैं। ऐसे गवर्नमेंट की तो देखा जाए तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये है कि हमारे अभी तक तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज ही नहीं पता चल सके कि उनकी कितनी तादाद है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, क्योंकि बिकॉज एक जो मर्दमशुमारी होती है उसमें भी अभी तक जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूड इतने ज्यादा नहीं हो सके, बिकॉज समटाइम यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि एक तो वैसे ही बैरियर, माइंड बैरियर होता है, पेरेंट्स के भी, कुछ पेरेंट्स नहीं शो करते हैं, कुछ ये होता है कि जो अच्छा, ऐसा भी होता है कि उसमें शो नहीं करते हैं? ऐसा होता है क्योंकि बिकॉज समटाइम होता है कि पेरेंट आपने अक्सर जो है वो पेरेंट्स से मिलते हैं तो वो अपने बच्चे ऐसे छुपा लेते हैं जैसे पता नहीं क्या, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से जो है वो हमारे बच्चे ऐसे हो गए। कुछ लोगों की सोच इस हद तक भी होती है पेरेंट्स की, तो वो पेरेंट्स नहीं शो करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ गाँव की, मैं आपको इस शहर की भी बात सुनाऊं तो ये वाकई एक हकीकत है कि सम टाइम पेरेंट्स नहीं शो करते ये चीज कि अच्छा उनके बच्चे माजूर हैं या वो इस तो डिसेबिलिटीज इसकी के क्या साथ हैं। रीजन है, कि क्या माइंडसेट है, क्यों नहीं, क्या सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से? मोस्टली तो यही होता है, सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से ही होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को छुपा लेते हैं कि अच्छा जी हमारे घर कोई ऐसा माजूर बच्चा नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो डाटा कलेक्शन में आ जाए और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे जितने ही ज्यादा है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज आएंगे गवर्नमेंट को पता चलेगा उतनी फैसिलिटीज भी वो अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा एक हमारे लिए एक बिग बैरियर है कि इस चीज के कि हमारी अभी काउंटेबिलिटी नहीं हो सकी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं कितने पाकिस्तान में। और दूसरी ये चीज के लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस बारे में अवेयर हो रही है काफी ज्यादा कि, लेकिन वही बात है कि सोर्सेज जो है ना वो डेवलप नहीं हो रहे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से अगर देखा जाए तो। अब हेल्थ देखिए एक यहाँ पे कितनी आपके लिए अवेयरनेस की कमी है कि मीन्स पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अगर हमारे पर्सन, हमारे घर के किसी ऐसे फर्द को या हमारे बच्चों को कोई ऐसी सिवियर डिसेबिलिटी है या वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अगर उनको छुपा रहे हैं तो वो उनका भी नुकसान कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। उनको कम से कम उस चीज में तो आने दें कि उनको काउंट तो किया जाए एज सिटीजन वहां का, उस कंट्री का, ताकि कल को वो क्लेम तो कर सकें कुछ गवर्नमेंट से। अब वही हम कहते हैं कि ये तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का क्या है इसमें रोल, पर ये जो पेरेंट्स खुद अवेयरनेस ना होने की वजह से कितना बड़ा अपना कर रहे हैं नुकसान, और उनको पता ही नहीं है। बिग लॉस है ये अगर देखा जाए तो। देखिए बहुत सी इस सेशन फैसिलिटीज के थ्रू पर्सन रह इस जाते हैं। सेशन के थ्रू हम यही कहना चाहेंगे सबको कि अगर किसी के भी फैमिली में या किसी के भी जो है घर में बच्चों की शक्ल में या किसी बहन भाई की शक्ल में कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि जिस्मानी तौर पे किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, तो उनको जरूर
आप सामने लेके आए और जो है उनको कम से कम, ये जैसे भी बता रही हैं कि मर्दमशुमारी में भी उनको काउंट नहीं करवाया जाता और वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी का बिहेवियर कुछ चंद लोगों का ऐसा हो सकता है, पर ऐसे लोग भी हैं। अभी देखे सना ने जैसे एग्जाम्पल दी कि जिन्होंने इनको जॉब दी, तो ऐसे लोग भी हैं कि जो चाहते हैं बेटरमेंट, तो उनका साथ दें। और वो साथ इसी सेंस में है कि जो है वो मिल के उस चीज को पहले सामने तो लेके आए, जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या है। अच्छा सना, गवर्नमेंट की तरफ से हम देखते हैं कि इतना जो है डिसेबल पर्सन का कोटा है, ये है वो है, इम्प्लीमेंट किस हद तक हो रहा है? इम्प्लीमेंट काफी कम होता है। मैं आपको ये सही बात बताऊं, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही माइनर किस्म का है, ठीक है। और जब गवर्नमेंट सेक्टर में आता है तो ज्यादातर जो होते हैं ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो होते हैं जो कि ज्यादा पोलियो अफेक्टेड, जो कि उस जॉब तक पहुंच सकते हैं। वो जो स्पेशल पर्सन्स जो है ना वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं, जो व्हील चेयर यूजर होते हैं या अपनी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा जो है वो, जिनकी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब तो गवर्नमेंट, आपको पता ही है, गवर्नमेंट जॉब तो एक ख्वाब की तरह ही है, रह गई है। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा बनते चले जा रहे हैं। तो वहां पर अगर अपॉर्चुनिटीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जैसे 3% कोटा रखा गया है, मेरा ख्याल है कि अगर वहां पर इसको अप्लाई किया जाए तो काफी जो है वो स्पेशल पर्सन अपने फाइनेंशियल सोर्सेज पैदा कर सकें। और दूसरी बात ये कि अपना जो है वो ऐसा एक अपने सोसाइटी को एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकते हैं, अपने अर्निंग के थ्रू बना सकते हैं। आप एक कहते हैं ना कि अपना बोझ खुद से भी कम कर सकते हैं और एज अ कौम के तौर पर भी अपना बोझ जो है वो कम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर को इस हवाले से सोचना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी चाहिए, तो काफी अच्छा एक जो है वो मिल जाएगा। एक ये चीज होती है कि आप अपनी एबिलिटीज भी शो कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि आप अपने टाइम को जाया नहीं करते हैं। अच्छा सना, अभी आपने एक पॉइंट आउट किया, एक जो है एक बहुत ही अहम नुक्ता कि जो ऐसे पर्सन्स हैं उनको सम टाइम जो है वो पेरेंट्स भी सामने नहीं लेके आते। जब इस तरह का रवैया होता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उनकी एजुकेशन जो है कंप्लीट करवाएं, बिकॉज उसमें फीस पे करना होती है और ये सब चीजें। ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन जो कि जिनकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होती, तो फिर उसके बाद वर्किंग का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटीज, वो फिर किस तरह की लाइफ गुजारते हैं, वो क्या करते हैं? काफी मिजरेबल लाइफ हो जाती है। एक आम पर्सन को अगर देखा जाए, अगर उसने एजुकेशन भी हासिल नहीं की और कोई सोर्स ऑफ इनकम और कोई हुनर भी नहीं हासिल किया, तो एक आम पर्सन को देखा जाए तो वो इतनी मिजरेबल लाइफ स्पेंड करता है, नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो एज ए स्पेशल पर्सन के साथ भी इसी तरीके से ही है। और ये बात नहीं होती कि आपकी डिसेबिलिटी हो गई तो आप बिल्कुल एक वो खिलाई मखलूक बन गए, बिल्कुल लैदा हो गए। एक इंसान की बात है। सबसे पहले मैं ये चीज कहती हूँ कि एक इंसान के तौर पर उस पर्सन को लें। उसकी डिसेबिलिटी तो बाद में आती है, लेकिन एक इंसान सबसे पहले होता है। तो अगर हम उस हवाले से सोचें तो कंडीशन काफी जो है वो हो जाती है इस हवाले से। मेरे हाल इसको ना डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, मैं बिल्कुल जो है समझ रही हूँ, और इसको करने का मकसद भी यही है क्योंकि बहुत से जो लोग हैं मेरी तरह के जो चाहें कि जो ऐसी इस जगह पे अपना पार्ट प्ले करना, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, तो वो जरूर कंडक्ट करें। क्योंकि ये देखें, एजुकेशन जब तक नहीं होगी, हम उसको रूट से पकड़े ना, हम उसके बारे में जब आगे बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना उसको रूट से पकड़े कि जब ऑब्वियसली एजुकेशन होगी तो देन वो जो है इस तरह से काम भी कर सकेंगे, अपनी लाइफ को इतना अच्छा कर सकेंगे। तो ये मैं तो यही कहना चाहूंगी सबको कि जो कोई भी इस तरह से देख रहे हैं वो चाहें कि जो है हम किसी की एजुकेशन की जिम्मेदारी ले सकें, वो भी जरूर करें। ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर करना है। सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं ये चीज यहाँ पे चीज शेयर करना चाहूंगी कि बिकॉज एज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से पेरेंट्स से भी मिलती हूँ, तो मैं ये चीज देखती हूँ कि अगर उनके अंदर एक होप पैदा कर दी जाए ना कि हाँ नहीं, देखें सर या अंकल, मैं हूँ इतनी डिसेबिलिटी के साथ, तो आपका बच्चा भी अगर उसकी माइनर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी, तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है,
तो उनके अंदर होप पैदा करना, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरत है, बहुत शिद्दत से इसकी ज़रूरी है कि उनके अंदर एक उम्मीद पैदा की जाए, हाँ भी आपका बच्चा भी वैसे ही एक लाइफ स्पेंड कर सकता है, जैसे आपके दूसरे बाकी बच्चे लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको उसकी तवज्जो की ज़रूरत है, उसके अंदर एक उम्मीद पैदा करने की ज़रूरत है, और ये फ़र्ज़ पेरेंट्स का ही है, कोई नहीं कर सकता। जो पेरेंट्स कर सकते हैं ना, मेरा ख़्याल है वो और कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं तो कर अगर वो सकता, नो डाउट। लेवल पे उसको पकड़ लें, उसको उसके मुताबिक उसके करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है ये चीज़। बिल्कुल ऐसी है सना। अच्छा सना, आप थोड़ा सा उस साइड पे भी आते हैं। हमने जो एक बार इवेंट भी किया था इसकी अवेयरनेस के लिए और वो सब चीजें, कि जब कोई पर्सन इस तरह फिजिकली डिसेबिलिटी को फेस कर रहा होता है तो ये माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि इसकी शादी नहीं हो सकती। सबसे जो बड़ी एक चीज होती है वो, इसके बारे में आप क्या कहें? इसके बारे में भी यही है कि आपकी माइंड की पॉजिटिविटी ही होती है पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चे को किस लेवल के मुताबिक लेकर चल रहे हैं। अगर एक आम फर्द, एक नॉन डिसेबल पर्सन अपनी जैसे ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो पेरेंट्स उसके बाद में सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अब माशाल्लाह ये ग्रो अप हो गया है, अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकता है, तो ये आने वाले या आने वाली के लिए भी ज़िम्मेदारी ले लेगा। तो मेरा ख़्याल है कि पेरेंट्स की इस मामले में काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत से स्पेशल पर्सन माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, अपनी एक सोसाइटी में एक नाम के साथ चल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जब शादी की बात आती है ना, तो वो फिर उस मामले में स्टॉप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप हो गया, डाइवोर्स हो गई या ताल्लुकात ना चल सके, तो क्या होगा? तो ये जो क्या होगा ना, ये तो इसके बारे में मैं तो सिंपल कहती हूँ कि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। एक नॉन डिसेबल पर्सन के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि ये तो अल्लाह ना करे, बहुत से ऐसे लोग जो कि डिसेबिलिटी का शिकार नहीं भी हैं, ये तो उनके साथ भी हो रहा होता है। किस्मत में क्या है वो तो किसी को नहीं पता, नसीब में क्या लिखा नहीं है। पता होता। तो वो चीज़ लेकर चलना कि अच्छा जी लेबल लग गया डिसेबिलिटी का, अच्छा जी अब शादी नहीं हो सकती, और इस टॉपिक के बारे में तो सोचना भी नहीं, और अच्छा क्या नाम है, सब कुछ कर लो, ये कर लो, वैसे कर लो, लेकिन ये चीज़ ना सोचो। तो पेरेंट्स की बहुत ये एक चीज़ नेगेटिविटी इस हवाले से है। खुशी हासिल करना हर इंसान का हक है, और मैं यहाँ तक समझती हूँ तो एक मैरिज लाइफ या एक पार्टनर लाइफ, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है और एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। कहा गया है, तो बाकी इस बारे में पेरेंट्स को सोचना चाहिए, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हम लोग कोई भी बात हम अगर कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, तो आके वो बात पॉइंट यहाँ पे आता है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का। पेरेंट्स किस हद तक समझना शुरू हो गए हैं इस चीज को, या अभी भी नहीं? नहीं, आजकल इस चीज़ को मैं खुद से भी कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि पेरेंट्स इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आते। वो ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं, बच्ची ने एजुकेशन हासिल कर ली या बच्चे ने एजुकेशन हासिल कर ली, कमा रहा है, अच्छी बात है, और अच्छा शादी? नहीं, शादी नहीं। इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इस बच्चे के बारे में। तो वहाँ पर आके सम टाइम जो है ना, मैं खुद से भी स्टॉप हो जाती हूँ कि मैं फिर पूछती हूँ, अच्छा आपने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? तो वही खौफ कि अच्छा जी लोग क्या कहेंगे? अच्छा इतनी डिसेबिलिटी के साथ इस बच्ची की शादी अच्छा करेगा कौन? सबसे पहले तो क्वेश्चन ही ये आता है, अच्छा करेगा कौन? अच्छा, ये भी आजकल बड़ा है कि कोई जो गर्ल्स का जिस तरह से बात करते हैं शादी के, कुछ भी ऑलरेडी इतनी डिमांड्स होती हैं कि लड़की तो पता नहीं मिक्सचर किन किन चीजों का बन के मिल जाए, और वो क्या ये भी उनने ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई कर ली होती है कि, और नॉर्मली भी अगर डिसेबिलिटी नहीं भी है तो भी बड़ी ये चीज आजकल हम देख रहे हैं, इशू बड़ा बना हुआ है। ऐसे है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं, आप फिर उसके मुताबिक सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, केयर करने वाला, मोहब्बत करने वाला, और दूसरा ये कि आपकी एक लाइफ अच्छी स्पेंड हो जाए अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं वो किसी से पीछे हैं। और बहुत से माशाल्लाह पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, व्हीलचेयर यूजर हैं, जिन्होंने अब शादियां की और माशाल्लाह एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपकी कितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं।
ठीक है, ये चीजें अगर हैं तो आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल मुझे इस ऐसा ही बारे है। में अच्छा सना, आप माशाल्लाह खुद को इतना स्टैंड कर रही हैं, आप बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन हैं। आप बहुत से लोगों को मोटिवेट करती हैं, और देन आपने इसी तरह से वर्क पर अपनी फाउंडेशन भी बनाई कि ताकि आप सिर्फ खुद को नहीं बाकियों को भी एम्पावर कर सकें। आप सबकी हिम्मत है। कभी ऐसा हुआ कि आप खुद हिम्मत हार गई, आपकी मोटिवेशन कौन बना? बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं जिसमें बस हम इंसान वही हार चाहते जाता हैं है। कि आज हम जो हैं, हम फैमिली हैं, आपस में हैं। आप बताइए कि कभी ऐसा हुआ, और जब ऐसा होता है आप तो सबकी हिम्मत बनती है, आपकी हिम्मत कौन बनता है? सबसे पहले बात ये होती है कि आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग, आपके अच्छे दोस्त। मेरी लाइफ में अच्छे दोस्त और बहुत कम दोस्त अच्छे ऐसे आए, जिन्होंने कहा अच्छा ये मरला आ गया, कोई बात नहीं। जब होती है ना अच्छा कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को तुमने हैंडल कैसे करना है? तो उस लम्हे मुझे वाक़ई अच्छे दोस्त मिले और फिर मैंने उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो किया जो कि उन्होंने बताई। फिर उसके बाद ये था कि मेरी सिस्टर ने माशाल्लाह सायरा उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं होने दिया। ऐसा मरहला आया था दरमियान में कि मैं काफ़ी डिस्करेज हो गई जब मेरी फर्स्ट जॉब खत्म हुई, तो फिर उसके बाद मैं सोचा अच्छा मैं क्या करूँ? लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं माशा तुम्हारे हाथ में हुनर है, तुम इसको यूटिलाइज़ करो, घर में ट्यूशन सेंटर खोलो, घर में अपना जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है वो एक इंस्टीट्यूट बनाओ। और मैंने इसको फ़ोकस किया। मैंने उस मरहले में भी जो था ना फिर हार नहीं मानी। और फिर उसके साथ मैंने फिर अपना मास्टर्स कंप्लीट किया स्पेशल एजुकेशन का, साथ-साथ फिर उसके बाद मुझे जॉब भी मिल गई और माशाल्लाह अब 6 इयर्स हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए। तो वो मरहला था मेरे दरमियान में कि जब बिकॉज़ एक चीज़ मैं अगर देखूँ ना तो स्पेशल पर्सन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिकॉज़ उन्होंने इसके थ्रू ही अपनी अपनी लाइफ़ को मैनेज करना होता है, अपने अटेंडेंट को मैनेज करना होता है, अपनी मोबिलिटी को मैनेज करना होता है। अगर ये चीज़ें हैंडल फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ अगर आपके हैंडल हो जाते हैं ना, तो आप एक अपनी लाइफ़ अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से भी कभी डिस्करेजमेंट नहीं मिली। फिर फ्रेंड्स माशाल्लाह मेरे जो बहुत ज़्यादा करीब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं, अब भी करते हैं और अल्लाह ताला पे यकीन है कि आप अल्लाह ताला खुद माशाल्लाह आपसे दूर मोटिवेशन करेंगे। है सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी नहीं, सबके लिए। बिकॉज छोटी-छोटी सी चीजें होती है और हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बहाने आ जाते हैं पास इतने कि इस वजह से हमने ये नहीं किया, उस वजह से। सना आपके सामने है सबके, और इतनी किस तरह से माशाल्लाह खुद को स्टैंड करके इतने अच्छे तरीके से, और एक चीज सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो अपने जो है एक स्लो मोशन में जा रही है, माशाल्लाह भाग रही हैं अपने, और वो सिर्फ खुद को नहीं सबको एम्पावर कर रही हैं। सना अपने आप को आने वाले टाइम में, कुछ सालों में कहाँ देखती हैं? क्या गोल सेट हैं कि हाँ ये अचीव करना है? सबसे पहला गोल मेरा यही है कि मेरे साथ जो ऐसी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि घरों में बैठी हुई हैं और ये सोचती हैं कि अच्छा जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उनको अपने साथ-साथ लेके एम्पावर करना चाहती हूँ। बेशक मैं उनको फाइनेंशियली ना कर सकूँ, लेकिन मेंटली तौर पर कर सकूँ। जब इंसान मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, वो सब कुछ कर गुज़रता है। और ये मेरी ज़िंदगी का एक कह लें ना निचोड़ भी है, कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, देन आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? पॉज़िटिविटी अपनी लाइफ़ में ला सकते हैं, पॉज़िटिव वे में अपने आप को ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो मैं उनके अंदर यही सोच लेकर चलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं एक अच्छी हैप्पी लाइफ़ स्पेंड कर रही हूँ, वो भी इसी तरीके से अपनी लाइफ़ स्पेंड करें। माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि देखिए ये तो सारी माइंड गेम होगी, अगर डिस्करेज भी हो रहे हैं कुछ भी, क्या टिप्स देना चाहेंगी कि इनको फॉलो करके आप माइंड को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और स्टिल स्टैंड कर सकते हैं, हालात चाहे कैसे भी हों? सबसे बढ़कर अल्लाह ताला पे यकीन। जब आप पे अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। ज़िंदगी में हमें बहुत से लम्हात आते हैं, बहुत समटाइम इंसान डिस्करेज होता है। लोगों के बिहेवियर की वजह से समटाइम आपका कुछ ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं।
अगर आप ये यकीन रखें ना, नहीं अल्लाह मेरे साथ है और मुझे करना है, वो मुझे हिम्मत देगा, वो मुझे ताकत देगा, तो आप यकीन माने आप लोग, मैं कहती हूँ कि आप कहते हैं चोटी भी सर कर सकते हैं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, अपने अपनी एबिलिटीज़ को सामने लेकर आएँ। अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को सामने लेकर आएँगे, हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ये तो एक फैक्ट है। कुछ भी हम ये कहें ना कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन जो उसके अंदर सलाहियतें हैं, उनको पॉलिश करे और इसके अलावा अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ही कुछ करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उनको किस तरीके से पॉलिश करना है, किस तरीके से उसको अपना हथियार किस तरीके से बनाना है हमने, अपना फाइनेंशियल सोर्सेज़ किस तरीके से बनाना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमती है। बेशक, नो डाउट। अच्छा सना, मुझे बताइए, आपने जिस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट का भी आप काम कर रही हैं और बड़े मजे की चीजें हैंडमेड से, मुझे बताइए कि आप जो है इसको कितना फ्लोरिश करना चाहती हैं और किस हद तक अभी कितना कर चुकी हैं और कितना मजीद करना चाहती हैं? हैंडमेड क्राफ्ट्स का तो माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, ज्वेलरी मेकिंग, डो वर्क काफ़ी ज़्यादा किया। अब मेरा जो क्योंकि बिकॉज़ टाइम इतना नहीं होता, जॉब भी होती है, फिर मेरी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसका भी वर्क चल रहा होता है साथ में। तो ये होता है कि जब थोड़ा-सा मैं अपने माइंड को चेंज करना चाहती हूँ, तो फिर मैं पेंटिंग्स जो है ना, मिनिएचर पेंटिंग्स वो बनाती हूँ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज़ के बारे में। तो आप मेरे साइट पे देख भी रही होंगी कि मैंने ये बिल्कुल। कुछ बनाई है कि ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं कि अगर आप माज़ूर हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में जो आपकी खुशी है ना, वो आप ही की खुशी है और इसको हासिल करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो मैं इन चीज़ों को अब डिज़ाइन करती हूँ, इन चीज़ों को साथ में लेके चलती हूँ। आप सच में सुपर गर्ल हैं, हम आपको सिर्फ कहते नहीं हैं, आपने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया और इतने सालों से जिस तरह से स्टैंड है, तो सबकी तरफ से मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि जिस तरह से आप एक रियल लिविंग एग्जाम्पल हैं सबके लिए, कि आपको देखने के बाद तो किसी के पास कोई बहाना हो ही नहीं सकता कि हम ये नहीं कर सकते या हम वो नहीं कर सकते। बातें बहुत ज्यादा करने वाली हैं और बहुत ज्यादा करना चाहती हूँ, पर हमारे प्रोग्राम का टाइम जा रहा है एंडिंग की तरफ। तो यहाँ से आपसे मैं वादा कर चुकी हूँ सबके सामने कि हमेशा हाजिर हूँ, आपको कोई भी अवेयरनेस सेशन करवाने हैं मुझसे तो मैं उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, और बल्कि जो भी देखने वाले भी कोई अगर करवाना चाहें तो जरूर ऑलवेज वेलकम। आप क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगी? गवर्नमेंट को मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहले हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटीज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जाए, बिकॉज़ ये इश्यू बहुत ज़्यादा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में कि समटाइम हम लोगों ने कहीं जाना होता है तो स्टेयर्स की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ना होने की वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जहाँ चीज़ मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर हर इदारे के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की हायरिंग की जाए और वहाँ पर एज़ अ एडवाइज़री बोर्ड में उसको बिठाया जाए, ताकि वो जो पर्सन बैठा होगा ना, वो हर चीज़ को देख रहा होगा, उस हवाले से कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इस इदारे के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं और इसके अलावा वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो चीज़ हो जाएगी कि वहाँ पे बैठा हुआ बंदा ये चीज़ कर सकेगा कि वो अदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो पैदा कर सकता है। तो गवर्नमेंट से तो बस यही कहना चाहूँगी, एक बहुत ज़्यादा PNY एक ट्रेनिंग बहुत बड़ा एक आपका है, एक लाइव चैनल है, तो उस हवाले से ये कहूँगी कि ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेसिबिलिटी इन एवरी बिल्डिंग इसको यकीनी बनाया जाए तो आई थिंक सो बहुत से स्पेशल पर्सन्स के लिए बहुत सी राहें हमवार होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सना, इसके बाद आप जो हमारी सोसाइटी में सब लोग हैं, जिनके साथ डेली इंटरेक्शन होता है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप तरस ना खाएँ हम पे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, लेकिन ये कदम तभी होंगे जब आप हमें रास्ता देंगे। हम अपने लिए रास्ते खुद ही बना सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे, आप भी मिल के काम करेंगे, हमें भी मज़ा आएगा। बस यही कहना चाहूँगी।
मेरे तरस नहीं खाएं, मिलके काम करें और रास्ता दें। बहुत अच्छा आपने जो है मैसेज दिया है। अच्छा, अब उन पेरेंट्स को भी मैं चाहूंगी कि आप मैसेज दें अगेन, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छुपाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए यही मैसेज है कि आपके बच्चे आपके लिए एक बहुत कीमती सरमाया है। हम्म, और अगर देखा जाए ना, एज़ मैं खुद भी देखती हूँ कि जो आपके ये पर्सन बच्चे होते हैं ना, डिसेबिलिटी अगर हो जाती है, तो ये बच्चे आपके बहुत लॉयल होते हैं एज़ नॉन डिसेबल बच्चों की निस्बत। वो आपका उससे ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो अपने बच्चों से उनको उनको पैम्पर ना करें, उनको ये ना कहें, उनको मुकाबला करना सिखाएँ सोसाइटी के अंदर। जब आप उनको मुकाबला करना सिखाएँगे, वो खुद ब खुद जो है वो अपनी स्ट्रगल खुद से स्टार्ट कर देंगे। कुछ माँ-बाप ऐसे होते हैं कि वो ओवर पैम्परिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम खुद से कर लेंगे, अगर नहीं हम बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी ये सोच होती है कि हम उनके काम सारे खुद से कर लें। लेकिन एक कहते हैं ना, एक नेचुरल वे है कि एक वक़्त आता है कि पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। तो उस मरहले पर पछताने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों के अंदर इतनी एम्पावरमेंट पैदा कर लें कि वो कल को खुद से इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। वो ना अपने बहन-भाइयों पे डिपेंडेंट हो, ना सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो। आपको एक फ़ख्र हो कि हाँ, अगर खुदा अल्लाह ताला ने इसके अंदर कोई कमी रख दी है, तो ये कमी ने उसके अंदर बहुत-सी और सलाहियतों को उभार दी है। तो अगर इस माइंड के साथ चलेंगे, आपकी लाइफ खुद ब खुद ईज़ी होती चली जाएगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब आपका एक मैसेज उनको भी बनता है जो कि पर्सन है विद डिसेबिलिटी, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मायूस ना हो, अपनी ज़िंदगी से लड़ना सीखें। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हासिल करके रहेंगे। आप अपनी लाइफ भी सँवारेंगे और दूसरों की लाइफ भी सँवारेंगे, और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इंशाल्लाह आपको आपके सामने हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सना। प्यारी सी सना आज हमारे साथ, और इतने मज़े की इन्होंने बातें की और किस तरह से स्टैंड कर रही हैं। इन्होंने सिर्फ बातों की हद तक नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकली करके और एक लिविंग एग्जांपल बन के हमारे सामने है। सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने थैंक यू अपनी जो सो है मच। ख़्यालात का इज़हार किया। इंशाल्लाह फिर भी हम जो नेक्स्ट किसी सेशन में, किसी आर्ट के सेशन में, क्योंकि आपकी जो हम पेंटिंग्स देख रहे हैं तो वो हम करीब से भी देखना चाहेंगे और आपसे हम टिप्स भी लेना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह किसी नए सेशन में आपसे मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया, आप सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया, और जो आज हमने बातें की हैं सारी आपको बहुत करीब से जानने का मौका मिला पर्सन विद डिसेबिलिटीज को और उनके प्रॉब्लम को। तो आई होप कि आप प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और जब कभी यहाँ वहाँ देखेंगे अपने आसपास किसी ऐसे पर्सन को जो कि डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है, तो आई होप आप भी सपोर्टिव बनेंगे। इसी बात के साथ आप सब देखने वालों से लेते हैं इजाजत, सना से लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।